Hello dear students. Today we are going to discuss first chapter, the Indian Constitution, and I am going to explain this in Hindi for you. और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से देखें, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताऊँगी कि किस तरीके से आप जो एक्टिविटी मैंने बना के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाली है, आप उसको किस तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए चैप्टर की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स है जिसमें लिखा होता है कि किस तरीके से इस देश को गवर्न किया जाएगा, किस तरीके की यहाँ पे रहने वाले लोग किस टाइप की सोसाइटी में रहेंगे। सो कॉन्स्टिट्यूशन को आप एक बुक के रूप में ले सकते हैं जिसके अंदर सब कुछ लिखा होता है देश के बारे में कि उसको कैसे देश को चलाना है, किस टाइप की गवर्नमेंट होगी, लोगों के क्या राइट्स होंगे, गवर्नमेंट के क्या राइट्स होंगे। तो इन द बिगनिंग आपके इस चैप्टर में ये बताया गया है कि अगर आप फुटबॉल मैच खेलना चाहते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं कि जैसे आप फुटबॉल को हाथ से टच नहीं कर सकते, अगर आप हाथ से टच करोगे तो फाउल हो जाओगे। सिर्फ गोलकीपर के पास ऐसी पावर्स हैं कि वो हाथ से फुटबॉल को टच कर सकता है। तो अगर आप इसके किसी भी रूल में थोड़ा सा भी चेंज कर दोगे तो ये गेम फिर जो है कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। इस तरीके से हर गेम का अपना एक सेट ऑफ रूल्स होता है और गेम्स की तरह ही हर सोसाइटी के भी अपने रूल्स होते हैं और उन रूल्स के हिसाब से ही वो सोसाइटी चलती है। इन लार्ज सोसाइटीज़, बड़ी बड़ी जो सोसाइटी होती हैं उनमें कई बार क्या होता है, तरह तरह के लोग रहते हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं। तो इसलिए जो है ये इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इनके जो रूल्स होते हैं वो सारे सर्वसम्मति से सब मिलके जो है वो रूल्स फॉर्म करते हैं, रूल्स को बनाते हैं। तो इस तरीके से ये जो रूल्स होते हैं रिटन फॉर्म में, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में बोला जाता है संविधान। विधान मीन्स रूल, नियम, कि इस देश को चलाने के कौन से नियम हैं। और संविधान को फिर आप ये भी कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन को, इट इज लॉ दैट गवर्न्स अ कंट्री, कि किसी भी देश को जो रूल्स चलाते हैं उन रूल्स को ही हम संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। आपने 6th और 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिखा गया है। तो क्या आपने कभी ऐसे सोचा कि किसने लिखा, कितने लोग थे, क्या क्या इसके फीचर्स हैं? तो इस आज के जो चैप्टर में है हम ये सब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है आपके चैप्टर में कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत है भाई। क्या बिना कॉन्स्टिट्यूशन के कोई देश चलाया नहीं जा सकता? क्या बिना कॉन्स्टिट्यूशन के कोई सोसाइटी पीसफुली नहीं रह सकती? लेकिन यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हर देश का अपना संविधान होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ का जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कुछ ऐसे भी देश हैं जिनका ओरल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ का, जो लोकतांत्रिक कंट्री होते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री होते हैं, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन फॉर्म में ही पाया जाता है। तो लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि सभी कंट्रीज जो हैं जो जिनका कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक ही हो। मीन्स किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है पर वो मोनार्की भी हो सकती है। कई कंट्रीज जैसे वहाँ पे किंग रूल कर रहा है, लेकिन हो सकता है उनका भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो। तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो आपका देश डेमोक्रेटिक ही होगा। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्किकल कंट्रीज़ का भी होता है। डेमोक्रेटिक कंट्री वो होता है जहाँ पे लोग इलेक्शंस में अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, और मोनार्की वो होता है जहाँ पे राजा रूल करता है। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या पर्पज़ है? कॉन्स्टिट्यूशन हमें रूल्स बताता है कि किस टाइप की हमारी सोसाइटी होगी, किस टाइप का हमारा देश होगा जिसमें हम रहते हैं। इससे हमें सोसाइटी का बिल्कुल जो फंडामेंटल जो बेसिक नेचर है उसका हमें पता चलता है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक सेट ऑफ रूल्स की तरह काम करता है जिसके ऊपर हर सिटीजन देश का जो है सहमत होता है, हर नागरिक सहमत होता है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, एक देश के अंदर डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, रिलीजियस मैटर्स पे क्या पता वो फाइट करने लग जाएं, पर संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो सारे उसको बिल्कुल अच्छे से सहमत होंगे और उसको फॉलो करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि किसी भी देश को कैसे गवर्न किया जाता है।
यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक से एक बॉक्स में लिख रखा है जो कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की थी शुरू में बिगनिंग में जब अंग्रेज यहाँ पे राज करते थे, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने के लीडर्स ने जो कि फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने डिमांड की थी कि हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और उसके हिसाब से देश को गवर्न करना चाहिए। तो 1946 में इनको ये परमिशन दे दी कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख सकते हैं। तो 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की का गठन किया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक बॉडी थी जिसमें 297 टोटल मेंबर्स थे जिन्होंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और इन्होंने 2 साल 11 महीने 2 साल 11 महीने और 18 दिन 11 महीने और 18 दिन ये जो है इस काम पे लगे रहे और इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख डाला जिसको हम आज फॉलो करते हैं। फिर आगे थोड़ा सा नेपाल के अंदर जो स्ट्रगल हुआ था डेमोक्रेसी के लिए उसके बारे में बता रखा है कि 1990 में जो है 1990 से पहले नेपाल में राजा गवर्न करता था, राजा रूल करता था, पर 1990 में लोगों ने संघर्ष किया और जो है डेमोक्रेसी वहाँ पे इस्टेब्लिश कर दी जो 12 साल तक चली। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन में इनका जब कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें लिखा हुआ था कि जो फाइनल पावर्स हैं वो राजा के ही हाथों में होंगी। तो जब 2002 में जो किंग ज्ञानेंद्र था, यहाँ का जो राजा ज्ञानेंद्र था, उन्होंने सारी पावर्स को अपने हाथों में लेना शुरू कर दिया। अदरवाइज यहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर होता था, उसकी काउंसिल होती थी, वो ही देश को चलाते थे। पर अब 2002 में किंग ज्ञानेंद्र ने सारी पावर्स को अपने हाथों में लेना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि देश के अंदर जो माओविस्ट हैं वो दंगे कर रहे हैं, देश की शांति को खतरा है, इसलिए मैं पावर्स अपने हाथों में ले रहा हूँ। और उसने इस काम के लिए जो है आर्मी से हेल्प ली और धीरे धीरे उसने सारी पावर्स अपने हाथों में ले ली 2005 तक और अपने आप को जो है वहाँ का एब्सोल्यूट रूलर डिक्लेयर कर दिया। जो माओइस्ट थे उन्होंने अपोजिशन पार्टीज को ज्वाइन कर लिया और एक 12 पॉइंट्स वाला एक एग्रीमेंट साइन किया जो इस बात का सिग्नल था कि अब नेपाल जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनेगा। तो 2006 में ये जो मूवमेंट था किंग के खिलाफ इसने ज़्यादा जोर पकड़ा और फाइनली राजा जो है 2006 में राजा ने अपनी पावर्स छोड़ दी और नेपाल के अंदर डेमोक्रेसी जो है इस्टेब्लिश इन्होंने कर दी। और उसके बाद जो है नेपाल का जो ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन था उसको इन्होंने चेंज करके और नेपाल का एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। जैसे अगर खेल का आप एक रूल चेंज कर देते तो पूरा खेल चेंज हो जाता है, इसी तरीके से अब नेपाल जो है एक उसको एक नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था क्योंकि ये जो है मोनार्की से हटके मतलब राजा वाले सिस्टम से हटके ये डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा था। तो कंप्लीट चेंज आ जाएगा सिस्टम में, इलेक्शंस होंगे, लोग उनको इलेक्ट करेंगे, उनको पावर्स देंगे, वो देश को चलाएंगे। तो ऐसे फिर 2015 में जो है नेपाल के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। द इम्पोर्टेंट पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द पॉलिटिकल सिस्टम, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है कि देश के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, कौन देश को चलाएगा, उनके पास क्या क्या पावर्स होंगी। तो इसलिए अब नेपाल को एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी क्योंकि अब राजा से हटके लोगों के द्वारा इलेक्ट किए गए रिप्रेजेंटेटिव जो है नेपाल को चलाने वाले थे। जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन था नेपाल का उसमें ये लिखा था कि नेपाल की सारी पावर्स अल्टीमेटली राजा के हाथों में ही रहेंगी। तो इसका मतलब अब अगर नेपाल डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया, पावर्स राजा के हाथ में रहेंगी तो डेमोक्रेटिक तो बन ही नहीं सकता। डेमोक्रेटिक में तो इलेक्शन होंगे, प्राइम मिनिस्टर के हाथों में सारी पावर्स आएंगी। तो इसलिए यहाँ पे एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया। तो जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल कुछ बातें लिखी जाती हैं, ये बताती हैं वो कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है इस देश में किसके हाथों में होगी, राजा के हाथों में होगी, लोगों के हाथों में होगी, या लोगों ने जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करके भेजे हैं, चुन के जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वगैरह भेजे हैं, या उनके हाथों में पावर्स होंगी। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, उनको पावर्स देते हैं, तो हमने उनको बहुत पावरफुल बना दिया, पर क्या वो हमेशा अच्छे रहेंगे? भविष्य में ऐसा भी हो सकता है वो अपनी पावर्स को मिसयूज़ करने लग जाएं। तो मिसयूज़ करने लग जाएंगे तो फिर हम ही तंग हो जाएंगे
और हम अगर कुछ ना कर सके उनके खिलाफ तो फिर वो हमेशा ही टॉर्चर करते रहेंगे हमें। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी सेफ गार्ड्स भी लिखे गए हैं, कुछ ऐसी सिक्योरिटी के लिए भी कुछ चीज़ें दी गई हैं कि वो अपनी इस पावर का मिसयूज़ ना कर सकें। और इस तरीके से अगर वो अपनी पावर्स का मिसयूज़ करने लग गए, वो जो हमने इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजे हैं, तो देश के अंदर पूरा इनजस्टिस होगा, अन्याय फैल जाएगा और केओस हो जाएगा। केओस का मतलब होता है उपद्रव। बिल्कुल ही देश के अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, उसको हम केओस बोलते हैं। तो अगर ये पार्लियामेंटेरियंस अपनी पावर्स को मिसयूज़ करने लग जाएंगे तो देश के अंदर शांति भंग हो जाएगी। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे पॉइंट्स दे रखे हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस अथॉरिटी का मिसयूज़ नहीं कर सकता। तो ये जो सेफ गार्ड्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स वाले सेक्शन में दे रखे हैं। फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं जो इंडिया के हर एक सिटीजन को इक्वली मिले हुए हैं और उनको कोई भी उससे छीन नहीं सकता, चाहे वो स्टेट है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे वो कोई इंसान है। आपने क्लास 7 में ओम प्रकाश दलित के बारे में पढ़ा था। दलित होते हैं जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं, जिनको टॉर्चर किया जाता है, उनको दलित बोलते हैं। तो आपने ओम प्रकाश के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से उसके खिलाफ जो है भेदभाव किया गया था। और हमने ये भी पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबको इक्वल राइट देता है और ये भी साथ में कहता है कि आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते, किस उसकी जाति की वजह से, उसके जेंडर की वजह से, उसके रिलीजन की वजह से या उसके प्लेस ऑफ बर्थ की वजह से। कि नॉर्थ इंडिया में जन्मे हो तो साउथ इंडिया में हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, साउथ में जन्मे हो तो हम नॉर्थ इंडिया में नहीं रहने देंगे। कोई आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता, आप सब इक्वल हैं और इंडिया में कहीं पे भी आप रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो जो राइट टू इक्वालिटी है वो भी हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट है। फिर जो है यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है आपकी बुक में कि एक क्लासरूम का सीन दे रखा है। मान लो उस क्लास में 40 बच्चे हैं, टीचर को वो कहते हैं कि हमने गेम खेलना है। तो आधे उनमें से कह रहे हैं हमने बास्केटबॉल खेलना, आधे कह रहे हैं क्रिकेट खेलना है। टीचर कहती है कि जिस किसी को क्रिकेट खेलना है अपना हाथ ऊपर करो। तो 25 बच्चे जो हैं हाथ ऊपर कर लेते हैं, 15 बच गए। तो मतलब ये 25 बच्चे जो हैं क्रिकेट खेलना चाहते हैं। तो अगर ये क्रिकेट खेलना चाहते हैं, टीचर क्या बोलेगी, ज़्यादा तो क्रिकेट कह रहे हैं तो तुम भी चलो आज साथ में क्रिकेट ही खेलना। तो इस तरीके से 25 की तो डिमांड थी लेकिन 15 के ऊपर थोप दी गई। तो ऐसा कभी कभी जो है डेमोक्रेसी में ये हो सकता है कि मेजोरिटी का जो डिसीजन है, मेजोरिटी की जो डिमांड्स है वो माइनॉरिटी के ऊपर थोप दे। मेजोरिटी का मतलब होता है पीपल इन लार्ज नंबर, माइनॉरिटी का मतलब होता है पीपल इन लेस नंबर। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक इम्पोर्टेंट फंक्शन ये भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये भी इंश्योर करता है कि जो डोमिनेंट पावरफुल ग्रुप हैं वो अपनी पावर्स को जो कमज़ोर लोग हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल ना करें। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन की जिम्मेवारी है। तो अगर ऐसे वो मिसयूज़ करने लग गए अपनी पावर का मेजोरिटी वाले लोग माइनॉरिटी के अगेंस्ट, तो सोसाइटी के अंदर जो है कोई अच्छी सिचुएशन नहीं रहेगी। वहाँ पे झगड़े होंगे, दंगे होंगे, खून खराबा होगा। तो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ के अंदर जहाँ पे मेजोरिटी चीज़ों को डिसाइड करती है और अगर वो माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट्स के खिलाफ जाता है तो दैट विल नॉट बी अ हेल्दी सिचुएशन फॉर द सोसाइटी। क्योंकि हर सोसाइटी में क्या होता है, जो मेजोरिटी है उसकी आदत होती है अत्याचार करने की। अगर आप हिस्ट्री में भी देखोगे जहाँ कहीं पे मुस्लिम मेजोरिटी में थे, जैसे वहाँ पे अगर क्रिश्चियंस हैं तो उन्होंने उनके ऊपर अत्याचार किए, कहीं पे क्रिश्चियंस मेजोरिटी में है तो और वहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी में है तो उन्होंने उनके ऊपर अत्याचार किए। तो हमारी सोसाइटीज़ में ऐसा होता रहता है कि जो ज़्यादा नंबर में है वो कम नंबर वाले लोगों के ऊपर अत्याचार जनरली करते रहते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा हुआ है कि ये जो माइनॉरिटीज़ हैं, ये जो कम नंबर के लोग हैं, कम संख्या वाले लोग हैं, इनको सोसाइटी से बिल्कुल अलग थलग ना किया जाए और इनको सारी सुविधाएं मिलें जो मेजोरिटी वालों को मिलती हैं। और संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बात इंश्योर करता है कि कोई भी जो है इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन ना हो। इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन का मतलब है
कि जैसे एक कम्युनिटी हिंदुओं की है, एक क्रिश्चियंस की है, एक मुस्लिम्स की है, ये तीनों एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश कर रही हैं, टॉर्चर करने की कोशिश कर रही हैं। इसको बोलते हैं हम इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन। इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन होता है कि जैसे एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, जैसे सपोज हिंदू हैं, हिंदुओं के अंदर ही जो पावरफुल हिंदू हैं वो कमज़ोर हिंदुओं को तंग कर रहे हों, तो इसको बोलोगे आप इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये भी करता है इंश्योर कि ये ऐसा कोई भी डोमिनेशन, चाहे वो इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन हो, चाहे वो इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन हो, ये नहीं होना चाहिए। तीसरा रीज़न कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत है, वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन कई बार हमें खुद से ही बचाता है कि हम खुद ही रॉन्ग डिसीजन ना ले लें। जैसे आपकी बुक में ये एग्जांपल दे रखा है कि शबनम जो है एक लड़की है, उसको अपना रिवीजन करना है, लेकिन उसका एक फेवरेट प्रोग्राम टीवी पे आने वाला है, तो अगर घर में टीवी चलेगा तो ये कंट्रोल नहीं कर पाएगी, तो फिर घर वालों से डिस्कस करती है और सारे मिलके कहते हैं कि चलो आज कोई टीवी नहीं चलाएगा, आज सिर्फ ये पढ़ेगी। तो ये बड़ी खुशी खुशी जो है पढ़ रही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या ये सही डिसीजन है कि परिवार में अगर 7 लोग हैं, उनमें से इस एक की वजह से 6 ने भी टीवी नहीं देखा? चलो परिवार में चल गया कि सब ने मिलके मान लिया, पर देश के अंदर ऐसा नहीं चल सकता कि मेजॉरिटी की कई बार एक डिसीजन है, हमें लगता है कि ये बिल्कुल सही है, पर हो सकता है कि वो सारे लोगों को सही ना लगे। जैसे कई बार डेमोक्रेसी में हम ऐसे सोचने लग जाए कि करप्शन बहुत ज़्यादा है डेमोक्रेसी के अंदर, ये नहीं होना चाहिए। ये जो क्रिमिनल्स हैं जो जेल में बैठे बैठे इलेक्शन लड़ लेते हैं, इनको क्यों लड़ने देते हैं, इनको रोक नहीं सकते क्या? फिर कोई आपको उत्तर देगा भाई डेमोक्रेसी में ना ऐसे ही होता है, वो हर कोई इलेक्शन लड़ सकता है, सबको इक्वल राइट्स हैं। तो फिर तुम सोचोगे क्या है ये डेमोक्रेसी किसी काम की नहीं है, इससे बेटर है डिक्टेटरशिप आ जाए। डिक्टेटरशिप होता है तानाशाही रूल, तानाशाही, उसमें सबको इक्वल राइट नहीं होते, जिसको भी लीडर चाहे उसको राइट दे दे, जिसको चाहे छीन ले। तो ये जबकि आपको ये नहीं पता कि तानाशाही कितनी बुरी गवर्नमेंट होती है, बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है, कि अगर वो अत्याचार करने लग जाए उसको कोई रोक नहीं सकता। पर आपको उस घड़ी लग जाए क्या पता कि नहीं डिक्टेटरशिप ही अच्छी है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें खुद से बचाता है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा, ये बेसिक नेचर है, और हम जो है अपने देश का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हमारा देश जो है डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। हम तानाशाही सरकार नहीं ला सकते। इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें खुद के ही रॉन्ग डिसीजन से भी बचाता है। अब आगे आपके चैप्टर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स के बारे में डिस्कस किया गया है। तो पहले थोड़ा सा ये बताया गया है कि जब ये हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, इन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखना स्टार्ट किया तो इनके मन में काफ़ी सारे इश्यूज़ थे। इन्हें ऐसा लगता था कि जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तो हम अपना ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसको सारे मिलके फॉलो करें, और इस वजह से जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट की गई थी। इलेक्ट तो क्या की गई थी, उसके मेंबर्स को नॉमिनेट किया गया था, जिसमें 297 मेंबर्स थे जिन्होंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। ये इंडिया के अलग अलग हिस्सों से थे, अलग अलग रिलीजन से थे, अलग अलग कास्ट के लोग थे, और इन्होंने लगभग 3 साल तक जो है हार्ड वर्क किया और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिख के दिया। हिसार से भी एक आदमी थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में अपना रोल प्ले किया था, उनका नाम था पंडित ठाकुरदास भार्गव। पंडित ठाकुर दास भार्गव, इनके नाम से हिसार में एक स्कूल भी है। तो ये हिसार को रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्योंकि हम हिसार में रहते हैं इसलिए मैंने हिसार का जिक्र यहाँ पे कर दिया। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे, साथ ही साथ इनके मन में ये भी बात थी कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, तरह तरह के रिलीजन है, तरह तरह के कल्चर्स हैं, इसको भी हमने प्रोटेक्ट करना है। उस टाइम देश में दंगे भी हो रखे थे, क्योंकि जब पार्टीशन हुआ था हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से लड़ रहे थे, इनोसेंट लोग एक दूसरे को काट रहे थे। तो ये भी इशू उनके मन में चल रहा था कि भविष्य में ऐसा ना हो। साथ में प्रिंसली स्टेट्स के इशू भी उनके मन में चल रहे थे। प्रिंसली स्टेट्स वो छोटे छोटे राज्य थे जो इंडिया में उस टाइम थे, लगभग
565 छोटे छोटे राज्य थे देश के अंदर जिनको प्रिंसली स्टेट्स कहा गया है, क्योंकि अंग्रेजों ने बोल दिया था कि आप चाहो तो पाकिस्तान के साथ जा सकते हो, आप चाहो तो इंडिया के साथ रह सकते हो, आप चाहो तो अपने आप को खुद एक देश घोषित कर सकते हो। तो ये इशू भी जो है फ्रीडम फाइटर्स के मन में उस टाइम चल रहा था कि इनको कैसे हमारे देश के अंदर मिलाया जाए। तो फिर ये सारे इश्यूज उन्होंने ध्यान में रखते हुए एक बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन देश के लिए लिखा, जो हमारी जो डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है, उसका रिस्पेक्ट करता है और साथ के साथ इसमें यूनिटी भी बना के रखता है। इट रिफ्लेक्ट्स द कंसर्न फॉर इरेडिकेटिंग पॉवर्टी। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये देख के भी पता चलता है कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो चाहते थे कि हम भविष्य में हमारे देश में से गरीबी भी मिटाई जाए, कुछ ना कुछ ऐसे सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सुधार किए जाएं कि हमारे देश की गरीबी ख़त्म हो जाए। और इसने जो है ये भी खास तौर से इस बात पे ध्यान दिया कि हमारे पास जो है रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने का अधिकार होना चाहिए, तो लोगों को राइट टू वोट दे देना चाहिए। तो चलिए फीचर्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट फीचर जो आपकी बुक में डिस्क्राइब कर रखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि देश में एक से ज़्यादा लेवल्स हैं गवर्नमेंट के, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, पंचायती राज विलेज लेवल पे। सेंटर हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट जो जिसमें आप कह सकते हो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। स्टेट गवर्नमेंट में आ गया आपके जो स्टेट की जो लॉ मेकिंग बॉडी है, चीफ मिनिस्टर है और बाकी के मिनिस्टर्स हैं। पंचायती राज में आ गया विलेज लेवल पे। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 3 लिस्ट दे रखी हैं। इन तीनों लिस्टों के नाम है यूनियन लिस्ट, और दूसरी का नाम है स्टेट लिस्ट, और तीसरी का नाम है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट, ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें जो जो टॉपिक्स लिख रखे हैं ना, यूनियन लिस्ट में जो टॉपिक है उस पर रूल बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, जो स्टेट लिस्ट में जो टॉपिक्स लिख रखे हैं उस पर रूल बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट, और जो कंकरेंट लिस्ट में जो टॉपिक्स लिख रखे हैं उस पर दोनों ही बना सकते हैं। उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल बना सकती है, उस पर स्टेट गवर्नमेंट भी। लेकिन इनका क्लैश हो जाए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया है वो ही फाइनल माना जाएगा। तो इस तरीके से ये सारी पावर जो है सेपरेटली दी गई हैं स्टेट को, सेंटर को, पंचायती राज को। तो पावर्स को इस तरीके से डिवाइड किया गया है, इसलिए बोलते हैं इंडिया एक फेडरल कंट्री है। लेकिन मैं आपको बता दूं इंडिया कंप्लीट फेडरल नहीं है, इंडिया सेमी फेडरल है। सेमी फेडरल क्योंकि सारे फेडरलिज्म के फीचर्स इसके अंदर नहीं है। यूनियन और स्टेट लिस्ट की पावर्स कंप्लीटली सेपरेट नहीं है, कुछ करंट लिस्ट में है, तो इस वजह से ये सेमी फेडरल हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा गया है कि ये जो 3 टियर गवर्नमेंट है हमारा, जो सेंट्रल, स्टेट और पंचायती राज वाला 3 लेवल्स की जो गवर्नमेंट, उसको 3 टियर गवर्नमेंट भी बोलते हैं। कि हर ऑर्गन इसमें, स्टेट गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से मिलेगा, पंचायती राज को, पंचायत को पैसा कहाँ से मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से मिलेगा, ये सब भी इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। नेक्स्ट फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, की हमारे देश के अंदर एक पार्लियामेंट होगी और सिटीजन जो हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन के वहाँ पे भेजेंगे और वो देश को चलाएंगे, देश के लिए रूल्स बनाएंगे। तो इसके तहत हर सिटीजन को जो है यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज दिया गया था। ये होता है राइट टू वोट, राइट टू वोट टू एवरीवन। यूनिवर्सल का मतलब है हर किसी को, और उसके लिए इंडिया के अंदर अगर आप 18 साल के हो या 18 से ज़्यादा के हो तो आपको ये राइट टू वोट मिलता है और आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेज सकते हैं। इलेक्शंस में आप वोट कर सकते हैं। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन को लिख रहे थे तो फ्रीडम स्ट्रगल करने वाले ये जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, इन्होंने ऐसा सोचा था कि अब ये स्ट्रगल कर करके हमारे जो देश के लोग हैं, जो मासीज हैं, आम जनता है, अब वो तैयार है कि उसको ये राइट टू वोट हमें दे देना चाहिए। और अब उनमें इतना दिमाग भी आ गया है कि हमारे जो रूलर्स हैं उनको हमें ढंग से देख के तभी उनको चुनना चाहिए, अच्छे लोगों को हमें वोट देना चाहिए। और इनको ऐसा भी लगा था कि अगर हम सबको राइट टू वोट दे देते हैं, वोट करने का अधिकार सबको दे देते हैं, तो इससे लोगों के अंदर डेमोक्रेटिक माइंडसेट भी होगा, बनेगा,
और इससे देश के अंदर जो कास्ट वाली बुराई है, जो क्लास वाली बुराई है, जो जेंडर वाली बुराइयां हैं, जैसे औरतों को इक्वल राइट नहीं मिलते, तो ये सारे राइट्स जो हैं लोगों को मिलेंगे, इक्वालिटी आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अब जो भारत के लोग हैं उनको बिल्कुल डायरेक्ट रोल दे दिया गया कि आपके हाथों में है, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करोगे और उनको पार्लियामेंट में भेजोगे। और साथ में ये भी राइट दे दिया गया कि देश के हर सिटीजन को ये अधिकार है कि वो इलेक्शंस में खड़ा हो सकता है बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, तो वो इलेक्शंस में खड़ा हो सकता है। वो दूसरी बात है कि इलेक्शंस के लिए बाकी की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। जैसे अगर आपको लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है तो उसके लिए आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए, आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, आप जो है मेंटली साउंड होने चाहिए और बैंकरप्ट ना हो। अगर ये सब आपके अंदर हैं तो आप चाहे किसी भी धर्म के, किसी भी रिलीजन, कास्ट के हैं, आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। राज्यसभा के लिए 25 की जगह 30 साल की उम्र चाहिए, बाकी सब सेम है। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हम चुन के भेजते हैं, दीज आर अकाउंटेबल टू पीपल, मतलब ये इनकी जवाबदेही होती है भारत के लोगों के प्रति। मतलब अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो लोग उनको वोट नहीं देंगे। आपके कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट फीचर है सेपरेशन ऑफ पावर्स। कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं मेनली। पहला ऑर्गन है लेजिस्लेचर, इसका काम है कानून बनाना, देश के लिए कानून ये बनाता है। देन दूसरा है ऑर्गन द एग्जीक्यूटिव, इसका काम है कानून को लागू करना, कानून को लागू करना, टू इम्प्लीमेंट द लॉज। तीसरा है जुडिशरी, जुडिशरी का काम होता है कानून की रक्षा करना, कानून की रक्षा करना, टू प्रोटेक्ट द लॉ। अब रक्षा कैसे करेंगे? अगर कोई कानून को तोड़ता है तो ये उसको पनिशमेंट देगी जुडिशरी। जुडिशरी के अंदर आपके जितने भी कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट, बाकी कोर्ट, वो जुडिशरी है। एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये आते हैं। लेजिस्लेचर में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जिनको हम चुन के भेजते हैं, तो वो हमारी लेजिस्लेचर का जो सेंट्रल लेवल पे लेजिस्लेचर है, हम उसको संसद कहते हैं और इंग्लिश में इस संसद को पार्लियामेंट बोलते हैं। तो इनकी पावर्स जो हैं एक बिल्कुल सेपरेटली दी हुई हैं कि लेजिस्लेचर का क्या काम है, साफ साफ बता दिया कि आपने कानून बनाना है। एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, आपने इसको लागू करना है। और जुडिशरी का क्या काम है, आपको इस कानून को प्रोटेक्ट करना। तो अलग अलग इसकी सेपरेटली पावर बता दी ताकि इनके कोई क्लैशेस ना हो। लेकिन ये समझना पड़ेगा आपको कि साथ में एक सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस इंडिया के अंदर क्रिएट किया गया है। मतलब ये तीनों को अलग अलग पावर्स दे के भी इतनी पावर्स नहीं दी कि ये कोई भी मनमानी कर सकें। जैसे लेजिस्लेटिव है, अब लेजिस्लेचर है, हम कह दें कि लेजिस्लेचर जो है कोई भी कानून बना सकती है देश के लिए, तो क्या ये ऐसा कानून बना सकते हैं जो लोगों के खिलाफ हो? नहीं। अगर लेजिस्लेचर ने ऐसा कानून बनाया तो ये जो जुडिशरी है, ये उस कानून को, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है कि पार्लियामेंट का कोई भी कानून बनाया हुआ, अगर आप उसका जुडिशियल रिव्यू करो और आपको ये लगता है कि ये लोगों के हितों के खिलाफ है, तो आप उसको डिलीट कर सकते हो, वो कानून पास ही नहीं होगा। तो मतलब लेजिस्लेचर जो है उसकी पावर्स के ऊपर चेक लगा दिया जुडिशरी का। अब जो सोचोगे जुडिशरी तो फिर सुप्रीम हो गई, जो अपना चीफ जस्टिस है वो तो सबसे ऊपर हो गया, ऐसा नहीं है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ही इज़ इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट। दूसरी बात, अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी को भी चाहे मौत की ही सज़ा दे दी हो, कोई भी डिसीजन दे दिया हो, तो लेकिन जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव का हेड होता है प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट उसको माफ़ कर सकता है, चाहे मौत की सज़ा हो। अगर प्रेसिडेंट ने माफ़ कर दिया तो बस कर दिया। तो मतलब जुडिशरी के पास भी सुप्रीम पावर नहीं है। फिर सोचोगे एग्जीक्यूटिव के पास ही आ गई सारी पावर्स कि प्रेसिडेंट तो कुछ भी कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर कुछ भी कर सकता है, मिनिस्टर्स कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई भी मिनिस्टर गलत काम करता है तो लेजिस्लेचर उसके खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसको हिंदी में बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास
प्रस्ताव। अगर ये किसी मिनिस्टर के खिलाफ पास हो गया तो वो मिनिस्टर तो साथ के साथ जाएगा ही अपने पोस्ट से, जितने प्राइम मिनिस्टर और सारे मिनिस्टर्स हैं वो भी हट जाएंगे। गवर्नमेंट जो है तुरंत खत्म हो जाएगी, गवर्नमेंट जो है वहाँ पे गिर जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इनमें से कोई भी ऑर्गन इतना पावरफुल नहीं है कि वो कुछ भी मनमानी कर सके। तो इसे कहते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, और ये हमारे संविधान में मेंटेन करके रखा गया है। एक दूसरे के खिलाफ थोड़ा सा पावरफुल बना दिया ताकि वो मनमानी ना कर सकें। आगे आपका फीचर है फंडामेंटल राइट्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है। फंडामेंटल राइट्स में जो है फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं, वो अधिकार होते हैं जो हर सिटीजन को मिले हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी क्षेत्र से वो बिलोंग करता हो। तो सबसे पहला राइट है राइट टू इक्वालिटी। इसके तहत सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी जॉब करने की, सबको समान अधिकार हैं। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, कि आप इंडिया में फ्रीली कहीं घूम सकते हो, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। यू हैव फ्रीडम टू स्पीक, यू हैव फ्रीडम टू गैदर एट वन प्लेस पीसफुली। तीसरा है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अत्याचार के खिलाफ भी आप आवाज़ उठा सकते हो। कोई भी आपको एक्सप्लॉयट नहीं कर सकता, आपसे बेगार में काम नहीं ले सकता। काम करवाता है तो आपको सैलरी देनी पड़ेगी या कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। चौथा राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इस राइट के तहत आप कोई भी धर्म जिसमें भी आपका मन करे, हिंदू बन सकते हैं आप, मुस्लिम बन सकते हैं, क्रिश्चियन बन सकते हैं और उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी रिलीजन की वजह से आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो है माइनॉरिटीज़ के लिए है। इसके अंडर जो है ये माइनॉरिटीज़ अपना कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन मेजॉरिटी रिलीजन वाले ये नहीं कर सकते। सबसे इम्पोर्टेंट राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। रेमेडीज़ का मतलब होता है उपचार, इलाज कराना, कि कोई आपके ये पांचों राइट आपको नहीं दे रहा, इनमें से कोई भी एक राइट छीन लिया तो इस छठे राइट के तहत आप कोर्ट में जा सकते हो। कोर्ट फिर आपको आपका हक दिलवाएगा और जो जिसने आपका हक छीना है उसको सज़ा दिलवाएगा। वो सब इस छठे वाले राइट के अंडर होता है। जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं इनको हमारे संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की कंसाइंस बोला गया है। कंसाइंस का मतलब होता है चेतना, कि ये हमारे संविधान की चेतना है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है। इनके बिना कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब अंग्रेज़ों का राज था, कॉलोनियल रूल होता है अंग्रेज़ों का राज, उस टाइम जो है लोगों के मन में बड़ा भ्रम आ गया था कि अगर किसी के पास पावर होती है, जैसे उस टाइम स्टेट कौन था, ब्रिटिशर्स थे, स्टेट गवर्नमेंट उनके हाथों में थी, वही चला रहे थे, तो वो लोगों को राइट्स नहीं देते थे, इनजस्टिस करते थे। तो इसलिए अब हमारे मन में ये आ गया था कि स्टेट के पास इतनी पावर्स नहीं होनी चाहिए कि वो लोगों को टॉर्चर कर सके। तो इसलिए नेशनलिस्ट जो थे, हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, वो चाहते थे कि हमारे ऐसे रूल्स लिखे होने चाहिए जो किसी को भी पावर का मिसयूज़ ना करने दे जब देश आज़ाद हो जाए। तो इसलिए फंडामेंटल राइट्स जो हैं सिटीजन्स को प्रोटेक्शन देते हैं कि सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती, सरकार तानाशाही नहीं कर सकती। आर्बिट्रेरी मतलब मनमानी, एब्सोल्यूट मतलब तानाशाही। तो चाहे वो कोई सरकार है, चाहे वो कोई व्यक्ति है, कोई भी अपनी मनमानी नहीं चला सकता। हर किसी को जो है रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ भी थी। माइनॉरिटी कम्युनिटी वो होती हैं जो किसी रिलीजन से बिलोंग करती हैं और उनकी संख्या कम है। जैसे इंडिया में हिंदुओं के अलावा बाकी सारे माइनॉरिटी माने जाते हैं। तो कुछ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ ऐसी भी थी कि उनको ऐसे लगता था कि हमारे भी राइट्स को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। बाद में क्या पता जब देश आज़ाद हो जाए तो जो मेजॉरिटी वाले हैं वो हमें टॉर्चर करने लग जाएं, हमें राइट्स ना दें। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है ये भी दिया गया है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको मेजॉरिटी टॉर्चर नहीं कर सकती। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए माना जाता है कि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। अदरवाइज़ ये मैंने आपको बता दिया कि 297 मेंबर्स का हार्ड वर्क है कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के पीछे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का ही मानना था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका दो इसके मुख्य उद्देश्य हैं। एक तो ये है कि हर सिटीजन जो है ये राइट्स को क्लेम कर सकता है कि ये मेरे राइट्स हैं और मुझे मिलने ही चाहिए।
दूसरा ये है कि सरकार के ऊपर भी ये फुल फ्लेज कंपल्सरीली सरकार को इनको फॉलो करना पड़ता ही पड़ता है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स के अलावा हमारे संविधान में एक ऐसा सेक्शन भी है जिसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, ये सरकार के लिए डायरेक्शंस हैं। स्टेट गवर्नमेंट की जो सरकार है ना, उसके लिए डायरेक्शंस दे रखे हैं। इसमें डायरेक्शंस का मतलब है निर्देश, कि आपको किस तरीके से जो है स्टेट में अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। लेकिन इनकी एक बात ये है कि ये जो संविधान में लिख दिया कि स्टेट को ऐसे ऐसे करना चाहिए, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट इसको फॉलो नहीं करती है तो उसको हम सज़ा नहीं दिलवा सकते, हम कोर्ट में नहीं जा सकते, जबकि फंडामेंटल राइट्स के लिए जा सकते हैं। तो आप ये सोचोगे फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का क्या फ़ायदा, जब अगर स्टेट गवर्नमेंट इसको फॉलो नहीं कर रही और फिर आप कोर्ट में नहीं जा सकते इसको फॉलो करवाने के लिए, फिर क्यों दे रखे हैं ये मैं आपको बताती हूँ। ये इसलिए दे रखे हैं ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कोई स्टेट गवर्नमेंट फॉलो नहीं कर रही तो लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल अच्छी नहीं है, इसको हम आगे वोट नहीं देंगे। तो मतलब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, चाहे वो नॉन जस्टिसिएबल हैं, चाहे आप कोर्ट में उनके लिए नहीं जा सकते, पर ये हमें जो है ये हेल्प करते हैं सरकार की अच्छाई को मापने में। ये जो सेक्शन है फंडामेंटल राइट्स वाला, ये इसलिए डिज़ाइन किया गया था ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं आगे अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स करें और लोगों को जस्टिस दें और पॉवर्टी को मिटा सकें। आगे चलते हैं। एक एक्टिविटी दे रखी है आपकी बुक में कि अगर इनमें से कोई भी चीज़ की जाती है तो कौन सा फंडामेंटल राइट इंसान का आप छीन रहे हो। मान लो एक 13 साल का बच्चा है, वो एक फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो कौन सा फंडामेंटल राइट छीना इसका, आपने इसका राइट छीना एजुकेशन वाला, राइट टू एजुकेशन। इसमें राइट टू एजुकेशन में जो है हर इंसान, हर बच्चा जो 6 से 14 साल का, उसको फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। अगर ये वहाँ पे स्कूल नहीं जा रहा और इसे काम करा रहे तो इसका मतलब आप राइट टू एजुकेशन इसका आपने स्नैच कर लिया। If a politician in one state decides to not allow laborers from other states to work in his state, कि एक राज्य के अंदर एक नेता कहता है कि दूसरे राज्य के लोग मेरे यहाँ काम नहीं कर सकते, तो कौन सा फंडामेंटल राइट छीन रहे हो उसका, आप छीन रहे हो राइट टू इक्वालिटी, कि सबको इक्वल अधिकार हैं, कहीं पे रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, आप उसको वो दे नहीं रहे। आगे इसमें लिखा है कि अगर एक लोगों का एक ग्रुप है, वो तेलुगु मीडियम स्कूल खोलना चाहता है केरला के अंदर, उसको सरकार इजाज़त ना दे, तो कौन सा राइट आपने उसका छीना, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट वाला आपने उससे छीना। क्योंकि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो है ये माइनॉरिटीज़ को हक देता है कि वो अपना रिलीजियस और अपने लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, अपने कल्चर और रिलीजन और एजुकेशन अपने लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए। अगर गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि आप किसी औरत को आर्मी में प्रमोशन नहीं मिल रहा, वो सिर्फ इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि वो एक औरत है, तो कौन सा राइट आपने उसका छीना, इक्वालिटी वाला आपने उसका राइट छीन लिया। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। फिफ्थ फीचर जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का वो है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि कोई भी जो स्टेट है, कोई भी जो कंट्री है, उसका खुद का अपना कोई नेशनल रिलीजन नहीं है। जैसे इंडिया के अंदर नेशनल बर्ड है, नेशनल एनिमल है, नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग है, पर कोई नेशनल रिलीजन नहीं है। सभी धर्मों को इक्वल तरीके से ट्रीटमेंट मिलता है, कोई धर्म के नाम पे आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। तो इसलिए इंडिया जो है एक सेक्युलर कंट्री है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखा है। तो कंक्लूजन के रूप में हम ये कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि एक ऐसे आइडियल्स, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे सामने सेट करता है कि सारे देश के जो सिटीजन्स हैं वो उसको अच्छे से फॉलो हैप्पीली कर सकें। और जो हमने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करके भेजे हैं वो भी इन रूल्स को फॉलो करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड ओवर ईयर्स। जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। अमेंडमेंट का मतलब होता है हिंदी में बेसिकली संशोधन।
इसमें काफ़ी सारे संशोधन, काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। एक चेंज का एग्जांपल बता दूं, जैसे पहले राइट टू प्रॉपर्टी हमारा लीगल, हमारा फंडामेंटल राइट होता था और उसके तहत हम चाहे जितनी मर्जी प्रॉपर्टी रखें, हमें कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं थी। पर एक अमेंडमेंट हुआ, एक चेंज हुआ, जिसमें इसको फंडामेंटल राइट की लिस्ट से काट दिया और इसको लीगल राइट बना दिया कि आप प्रॉपर्टी तो रख सकते हो लेकिन आपको टैक्स देना पड़ेगा। इस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम टाइम पे चेंजेस होते रहते हैं ज़रूरत के हिसाब से। और अगर कोई मुख्य चेंज हो जाता है संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो सोसाइटी और कंट्री का जो नेचर है वो ही चेंज हो जाएगा। जैसे नेपाल में जब मोनार्की ख़त्म की और डेमोक्रेसी की तरफ ये बढ़े थे, तो उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अपने लिए बनाया था ताकि अब हम डेमोक्रेटिक गाइडलाइंस पे काम कर सकें। थैंक यू। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। और जैसा कि मैंने वादा किया था वीडियो के बिगनिंग में कि लास्ट में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप एक्टिविटी को एंजॉय कर सकते हो, जो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। वो एक गेम होता है चैप्टर से रिलेटेड। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, जब ये वीडियो चल रही होगी तो यहाँ बिल्कुल राइट बॉटम पे ये एक निशान है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वीडियो के नीचे ये खुल के आएंगे ये लिंक्स। इनमें से आप किसी भी लिंक पे क्लिक करोगे तो ये एक्टिविटी खुल के आपके सामने आ जाएगी ऐसी ऐसी। और यहाँ पे जो प्ले लिख रखा है, इस प्ले पे आप क्लिक करोगे तो फिर से एक बार ये आपको बोलेगा इस पे क्लिक करो, ये प्ले पे फिर से कर देना और फिर आपके सामने ये एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें ये आप राइट ऑप्शन को क्लिक करोगे। जब इधर क्लिक करोगे इधर ये मार्क्स दिखाएगा और अगर आपको लग रहा है ये छोटे हैं, दिखाई नहीं दे रहे, आप यहाँ पे क्लिक करना, ये बड़े बड़े दिखाई देने लग जाएंगे। इस एक्टिविटी के अलावा साथ में मैं क्रॉसवर्ड पजल वाला गेम भी डाल देती हूँ। अगर ऐसे क्रॉसवर्ड पजल वाला मिले तो उसमें आपको चैप्टर से रिलेटेड टर्म्स एंड कीवर्ड्स मिलेंगे, तो आपको इसमें सर्च करना है क्रॉसवर्ड पजल में। जैसे आप उसके ऊपर फिंगर घुमाओगे वो उस वर्ड को कैच कर लेगी और वो दिखा देगा कि आपका राइट है कि नहीं है। तो इस तरीके से आप चैप्टर को एंजॉय कर सकते हो एक्टिविटी के साथ। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू। Don't forget to subscribe to my channel and also press the bell icon to get the notifications about my latest videos.